फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए। हम लोग इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़े थे। पहले बेसिक इनकम टैक्स, इंट्रोडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स पढ़े थे। डिफरेंसेस बिटवीन इनकम टैक्स का स्कोप क्या था, जनरली 5 टाइप होता है, हम लोग अच्छे से डिस्कशन किए थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स का मतलब क्या होता है। फिर टैक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब पढ़ के हम लोग क्या शुरू किए थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961। So the most important part of Income Tax Act 1961 covers Section 1, Section 2, Section 3 and Section 4. Section 1 is the normal section, that is enforcement, and Section 2 is the definitions. Section 3 is the previous year. Section 4 is the charging section. Where is from? This is Income Tax Act 1961। ओके, पहले हम लोग क्या पढ़े थे सेक्शन 1 में, चार्जेबिलिटी और नॉर्मल सेक्शन, डेफिनेशन, इनकम टैक्स एक्ट का नाम क्या है, ये फुल्ली इंडिया को एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, हम डेफिनेशन पढ़े थे, आप लोग को याद होगा, एसएससी, पर्सन, इनकम, असेसमेंट ईयर, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। फिर सेक्शन 14 पढ़े थे, क्या पढ़े थे सेक्शन 14 में, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स, ऑल इनकम हियर अंडर सेक्शन 224 is divided into 5 heads, clear। फिर 288B, फिर 288A, 288 is your rounding of total income, 288B is your rounding of a tax amount, ये सब हम लोग पढ़े थे। So today's class we will start section 5 and section 6। ओके, याद आएगा आप लोग को हम लोग ने क्या पढ़े थे, इतना चीज हम लोग कवर अप किए थे। चार्जिंग सेक्शन में मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 4 चीज बताया था, याद आ रहा है आप लोग को। फर्स्ट चीज बताया था, इट इज एन एनुअल टैक्स, साल में एक बार ही देना पड़ेगा, एनुअल टैक्स। नेक्स्ट बताया था, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर हुज टैक्स रेट इज फिक्स्ड बाय एनुअल फाइनेंस बजट, ये भी बताया था आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे मैंने बताया था क्या, दिस इज चार्ज टू एन पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर चार्ज होगा। पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताया था आप लोग को, दिस इज चार्ज टू टोटल इनकम। कौन सा सेक्शन में मेंशन था टोटल इनकम, 245 पे मेंशन था। ये सब चीज हम लोग अच्छे से डिस्कशन किए थे। फिर ग्रॉस टोटल इनकम डिस्कशन किया था, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम, सिंपल सा मतलब था, समेशन ऑफ 5 हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। वहां से डिडक्ट कर दो टोटल डिडक्शंस फ्रॉम 80C to 80U, यू विल गेट टोटल इनकम। ओके, हम लोगों ने इतना पढ़े थे। आज के क्लास में सेक्शन 5 शुरू करते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो सेक्शन 5 है, दिस इज स्कोप ऑफ इनकम। इज दैट ओके? तो हम लोगों ने थोड़ा सा याद करो, हम लोगों ने पढ़े थे इनकम कवर अंडर सेक्शन 224 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये लोग हम लोगों ने पढ़े थे। दिस वन सिंपली मीन्स दैट इनकम 224 में मेंशन था। भाई ये बोल रहा है स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ इनकम मीन्स तुम जितना कमा रहे हो सब इसके अंदर आएगा या कुछ कुछ आएगा। जैसे मैंने बता रहा हूं, सोच लो मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, यहां तो सैलरी के हिसाब से जॉब कर रहा हूं, मेरा 3 चीज है, जॉब इन इंडिया, क्लियर। नेक्स्ट काम मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस इन यूएसए, मैं बिजनेस में एक छोटा सा यूएसए में एक छोटा सा बिजनेस डाला हूं, क्लियर। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइड टू यूके, एक यूके के बिजनेस को भी मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। तो भाई यहां से सोच लो 100 रुपीज इनकम आया, यहां से 150 रुपीज इनकम आया, यहां से 200 रुपीज इनकम आया। क्लियर? क्या बोल रहा है ये, मैंने जो जॉब किया इंडिया में वहां से मुझे 100 रुपीज का इनकम मिल रहा है।
मैंने जो बिजनेस किया यूएसए में, वहां से मुझे 150 का इनकम मिल रहा है। मैंने जो सर्विस किया प्रोवाइडेड टू यूके, वहां मुझे कितना मिल रहा है, 200 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। और 200, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया इनकम। 200 रुपीज का मेरा टर्नओवर है और इनकम है। भाई मैं कंफ्यूजन हो जाऊंगा, इधर मुझे ये 100 प्लस 150 प्लस 200, टोटल 100 प्लस 200, 300 प्लस 150, मुझे 450 ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन मार्क भी ले रहा है। मुझे ये 450 में टैक्स देना पड़ेगा, या इंडिया में इतना कमाया इंडिया में देना पड़ेगा, या यूके में यूएसए में इतना कमाया यूएसए में टैक्स देना पड़ेगा, या मैंने यूके में कमाया 200 यूके में देना पड़ेगा। कहाँ से मैं टैक्स दूँ? ये जो मैंने सोच लिया कि भाई ये इनकम 224 में जा रहा है, थोड़ा सा अच्छे से सुनो। इनकम तो ये है, ये जो इनकम है इंडिया से है, ये जो इनकम है यूएसए से है, ये जो इनकम है यूके से है। पर देयर इज एन कंफ्यूजन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, वेदर आई विल कंसिडर द होल 450 और विल कंसिडर ओनली 100 रुपीज। ये सब चीज का सवाल आपको कहां मिलेगा? स्कोप ऑफ इनकम में मिलेगा। क्लियर? क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब इंडियन इनकम को, कौन सा इनकम को टैक्स लेना पड़ेगा, कौन सा इनकम को इनकम में कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? कौन सा इनकम को बिजनेस, यूएसए का इनकम को हमको बिजनेस कंसिडर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये जो यूके का इनकम है इसको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज का आंसर, बिट टू बिट आंसर आपको कहां मिलेगा? स्कोप ऑफ इनकम में मिलेगा। क्लियर? सिंपल सा चीज बोल रहा है ये। देखो ये जो मेरा स्कोप ऑफ इनकम का बात कर रहा है, ये बोल रहा है द इनकम charged to tax, the income charged to tax is based on, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम चार्ज टू टैक्स इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस, accrued and arised, is based on residential status, accrued and arised from where। भाई ये जो इनकम आया ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, और रेसिडेंशियल स्टेटस, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन बोल रहा है? स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5 बोल रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, इनकम चार्ज टू टैक्स, जो इनकम है कौन सा इनकम किस में जाएगा, वेदर इट शुड बी चार्ज टू टैक्स और नॉट, ऑल बी कंसिडर्ड by the effect of three things. One is residential status, second one is accrued, next one is arised. Is that clear? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये जो सब चीज है, ये सब चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम बोलोगे सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? ये रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग किधर पढ़ेंगे? सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। क्लियर? समझ में आया? दिस वन इज योर सेक्शन 5। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही शुरू करता हूं, सेक्शन 6। सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962। देखो जो सेक्शन 6 है उसमें मेरा सब सेक्शन 6 है, मतलब 6 सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्शन है। ये जो 6(1) बोल रहा है, 6(1) रेसिडेंट, इसे ले लिखते, स्पेस नहीं होगा। 6(1) बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आप लोग को बताया था पर्सन एज पर सेक्शन 231, पर्सन इज डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर इंडिविजुअल, HUF, फार्म, कंपनी, नेक्स्ट वन इज योर AOP BOI, नेक्स्ट वन इज योर लोकल अथॉरिटी, नेक्स्ट वन इज योर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और विच इज नॉट कवर्ड ऑन द अबव 6। उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट 6(2) वही चीज हम पढ़ेंगे।
residential status of, what is HUF? HUF is Hindu undivided family. Okay, next 6.3 सॉरी 6.2 में और दो चीज पढ़ना पड़ेगा हमको, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फार्म एंड AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तीनों का रेसिडेंशियल स्टेटस हमको किस में निकालना पड़ेगा? 6.2 में निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट वन 6.3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ company. Next one is your 6.4 residential status of other not covered in, नीचे लिखते हैं not covered in 1, 2, 3 6.1 6.2 एंड 6.3। जो भी मेरा चीज 6.1 में नहीं है, 6.2 में नहीं है, 6.3 में नहीं है, तभी मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 6.4 अप्लाई करना पड़ेगा। 6.5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं, फिर थोड़ा सा बता देता हूं। 6.5 सिंपल सा चीज बोल रहा है, इफ, लिख लो फिर, इफ 1 person is resident for purpose of one head of income, it will be same for other head। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया था एज पर सेक्शन 14 ऑफ, एज पर सेक्शन 14 क्या बोल रहा है कि टोटल इनकम इज डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड नेक्स्ट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो 5 हेड में डिवाइड किया था, ये जो 5 हेड के लिए सोच लो, ये एक रेसिडेंशियल सैलरी हेड के लिए रेसिडेंट हो गया, तो बाकी 4 हेड के लिए अपने आप रेसिडेंट माना जाएगा। सैलरी हेड के लिए नॉन रेसिडेंट हो गया, ये बाकी 4 हेड के लिए अपने आप नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ये एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, अपने आप 4 हेड के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, अपने आप 4 लोग के लिए नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। क्लियर? फटाफट इसको कॉपी आउट करवाओ। हाँ, एक छोटा सा चीज लिख लेता हूँ, 6.6 दैट इज एडिशनल कंडीशन। ओके, फटाफट इसको सेक्शन 6 को कॉपी आउट। ओके, तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 6.1 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है, एकदम अच्छे से देख के चलो, याद भी आपको रह जाएगा फटाफट। मैं ये जो है एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से लिख रहा हूं, वैसे देखो फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। फर्स्ट वन क्या है रे, सेक्शन 6.1। ओके, फर्स्ट वन है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मुझे क्या पता करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मुझे क्या करना है, आपको याद होगा 10th या 9th में आप लोग फ्लो चार्ट पढ़े होंगे, इसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत फ्लैट हो रहा है, पहले लिख लेते फिर लिखते। ओके,
वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, one of the basic condition satisfied, one of the basic condition satisfied, ये हो गया रेसिडेंट, ये हो गया नॉन रेसिडेंट। देखो ये क्या बोल रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल के लिए ये बोल रहा है कि भाई वन ऑफ द, एटलीस्ट वन ऑफ द लिख लो, फिर सही रहेगा। एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि भाई मैं बेसिक कंडीशन क्या है फिर बताऊंगा। अभी हमको बेसिक कंडीशन, आप लोग को सिंपल सा चीज रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये यस है, यस, देन वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। अगर ये नो है तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। सिंपल सा चीज बोल रहा है। अगर बेसिक कंडीशन एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, यस, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, यस हो रहा है, रेसिडेंट हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, नो, नॉन रेसिडेंट। क्लियर। फिर मेरा जो रेसिडेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, बिग क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। अगर आ गया यस तभी हमको क्या बोलना पड़ेगा, रेसिडेंट। बट ओके, अगर नो है क्या लिखना पड़ेगा, रेसिडेंट बट नॉट अगर यस हो गया तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। अगर नो हो गया तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। सिंपल सा चीज़। अब ये फ्लो चार्ट को अगर समझ में आ गया आपको, फिर बात खत्म, आराम से हो जाएगा। पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपको एक रेसिडेंशियल का, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए तो तभी आपको एक चीज देखना पड़ेगा, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। ये बोल रहा है कि जो बेसिक कंडीशन दो है, दो में से बेसिक कंडीशन क्या है, फिर हम लोग 2 मिनट में डिस्कशन करेंगे, अभी उसके पास मत जाओ। बेसिक कंडीशन जो दो है उसमें से कोई भी एक फुलफिल हो रहा है, अगर हो रहा है तभी हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे। अगर कोई भी बेसिक कंडीशन पे फुलफिल नहीं हो रहा है तभी हमको नो बोलेंगे। एक बात पहले बता देता हूं, जो 6(1) है, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप का हो सकता है। वो एक रेसिडेंट हो सकता है,
नॉन रेसिडेंट हो सकता है। जो भी रेसिडेंट है, पहले देखो नॉन रेसिडेंट हो सकता है, अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस होता है। पहले लिख लेता हूं 6(1) में क्या है रे, एन इंडिविजुअल मस्ट बी आउट ऑफ 3, ये तीनों में से कोई भी एक होगा, वेदर वो नॉन रेसिडेंट होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, ये तीनों में से कोई भी एक होगा। मतलब मैंने जो 6(5) में डिस्कशन किया कि जो कैरेक्टरिस्टिक है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिस्कशन करता है, डिपेंड करता है। इसीलिए ये बोल रहा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आपको जानना है। एक क्वेश्चन पूछो, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, तुम बोल दिया कि यस, अगर यस है तो रेसिडेंट हो गया, अगर नो है तो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। ये बोल रहा है जो भी रेसिडेंट है उसको फिर से क्वेश्चन पूछो, बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर यस है तो ये को क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर नो हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? फटाफट इसको वैसे ही फ्लो चार्ट बनाओ जैसा मैंने बताया। फिर हम लोग किधर लिखते हैं, बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या लिखते हैं, फटाफट चार्ट बनाओ। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए एक क्वेश्चन पूछो, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस है रेसिडेंट, अगर नो है नॉन रेसिडेंट। जो भी रेसिडेंट हो गया उसको फिर से पूछो, बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों। यहां देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया, यस, यहां क्या होगा, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, देन ये क्या होगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों में से दोनों और कोई भी एक नहीं हो या कोई भी ना हो, तभी क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। तो तुम क्वेश्चन पूछना भाई सही चीज है कि सर एडिशनल कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है। इधर देखो बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन नंबर ए, ये सिंपल सा चीज क्या बोल रहा है, ही वॉज इन इंडिया at least 182 days in previous year। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, he was in India at least 182 days in previous year, पिछले साल में वो 182 डेज रहना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर बी, he was in India at least 60 days, at least 60 days in previous year, and का मतलब क्या है रे, कंपल्सरी, and 365 days in relevant previous year। ओके, क्या बोल रहा है, देखो भाई ये सिंपल सा चीज बोल रहा है। बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन आता है, पहला कंडीशन बोल रहा है ही वॉज इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल और प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज है। सेकंड बोल रहा है he was in India at least 60 days in previous year and 365 days in relevant previous year। अभी ये क्या बोल रहा है, बेसिक कंडीशन कोई भी एक, ये दोनों में से, ये दो मैंने बोल दिया सेक्शन, क्या बोल रहा है, एंड बी बेसिक कंडीशन दो बोल रहा है। ये जो दो बेसिक कंडीशन से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट। फिर से बोल रहा हूं, ये जो दो बेसिक कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दो बेसिक कंडीशन में कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट। ये दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट। तो इसको थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं कि 182 का मतलब क्या है, 60 डे एंड 365 डे का मतलब क्या है। सोच लो, मैं क्या कर रहा हूं, 20 एंड 21 का
अभी हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, मैंने बताया था असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। अभी हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है क्या चल रहा है, 20 एंड 21। प्रीवियस ईयर क्या होगा, 19 एंड 20। सिंपल सा बात। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो 2021 है, जो प्रीवियस ईयर है ये 1920। ये क्या बोल रहा है, देखो, ही वॉज इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, और he was in India at least 60 days in previous year and 365 days in 4 relevant previous year। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 relevant previous year। मैंने एक वर्ड छोड़ दिया था, 4 relevant previous year। सिंपल सा मीनिंग बोल रहा है, आपको 20 और 20 का 20 to 21 का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए। ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा 1920 मतलब क्या है रे, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये जो बीच में अगर ये 182 डेज रहा था इंडिया में, अगर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 182 डेज इंडिया में है, तभी 2021 में उसको रेसिडेंट माना जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 दैट इज 1920 में अगर वो 182 डेज रहा है, तभी 2020-21 में इसको रेसिडेंट माना जाएगा। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है अगर आपको 2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर है 1920, अगर इसमें 60 डेज रहा हो, फिर से सुनो, इसमें 60 डेज रहा हो, फिर पिछले 4 साल मतलब हो गया 18-19, 17-18, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, ये 4 साल में मुझे 365 डेज रहना होगा। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार समझ गए फिर बात खत्म। सिंपल सा चीज बोल रहा है, 2 कंडीशन, ये 2 का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये बोल रहा है ही वॉज इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। ये क्या बोल रहा है, 2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, तो आप क्या करो, 1920 का रेसिडेंस कितना दिन रहा है, देखो 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में है, तभी इसको हम रेसिडेंट मानेंगे, और ये कंडीशन फुलफिल हुआ तभी भी रेसिडेंट मानेंगे, नहीं तो ये भी कंडीशन, पॉइंट नंबर 2 इज फुलफिल्ड, देन आल्सो इट इज रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, 1920 का देखो, अगर ये 60 डेज है, एटलीस्ट 60 डेज, देन और एक कंडीशन के लिए देखो 18-19 मतलब ये जो 4 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 4 रिलेवेंट मतलब क्या, 1920 को आसपास पीछे पीछे क्या है, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, ये भी दोनों चीज में अगर आपका भी रेसिडेंशियल स्टेटस जानना चाहते हो, अगर 2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, 1920 में एटलीस्ट 60 डेज है, और बोल रहा है 18-19 और 17-18 और 16-17, 15-16, ये 4 ईयर को मिला के 365 डेज भी है, तभी उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। 1 कंडीशन इज सेटिस्फाइड और कंडीशन नंबर 2 इज सेटिस्फाइड। ये दोनों में से कोई भी एक चीज भी सेटिस्फाई हो रहा है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी इसको हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? फटाफट इसको रिप्रेजेंट, ये जो हो गया पॉइंट नंबर 1 में इसको लिखो, पॉइंट नंबर 2 में इसको लिखो, फटाफट लिखो। ओके, फिर से बोल देता हूं एक बार, 2 कंडीशन है, ये सेटिस्फाइड हो
और ये सेटिस्फाइड हो, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। ये बोल रहा है प्रीवियस ईयर 2021 का रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, 1920 में देखो ये 182 डेज है तभी रेसिडेंट होगा, और 60 डेज है उसके साथ पिछले 4 साल में 365 डेज भी इंडिया में है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, नहीं तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड रेसिडेंट, और कंडीशन 2 सेटिस्फाइड उसको भी रेसिडेंट माना जाएगा। कंडीशन 2 में दो चीज है, दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला हो गया 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज एन एक्सेप्शन, there is an exception, there is an exception to the point number B। पॉइंट नंबर बी का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब ये दोनों काम नहीं करेगा। जैसे ये जो 60 डेज है, the 60 days is replaced by 182 days in 2 cases। ये सिंपल सा चीज बोल रहा है, अगर ये जो 60 डेज है वो 182 डेज होगा, कौन से चीज में होगा, 2 कंडीशन में होगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन क्रू मेंबर, इंडियन क्रू मेंबर, एंड नेक्स्ट इज योर Indian citizen going to abroad for job। पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं 1 सेकंड में। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, देखो कंफ्यूजन मत होना, मैं फिर से बता रहा हूं क्लियरली। पहले बोल रहा है कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों में से कोई एक को फॉलो करना पड़ेगा रेसिडेंट होने के लिए। क्लियर, ये जो मैंने लिखा एटलीस्ट 1 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये हो नहीं तो ये हो, दोनों में से कोई भी एक गया फिर बात खत्म, वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है ही वाज इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल अगर 182 डेज है तो उसको रेसिडेंट करवा दो। पॉइंट नंबर 1 हो गया 2021 में रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए। 1920 का कितना दिन वो है इंडिया में, देखो 182 डेज है, अपने आप क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल रहा है 182 डेज नहीं होके अगर 60 डेज भी है तो उसका पिछले 4 साल, देखो पिछले 4 साल में 365 डेज है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज है, तभी भी इसको हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। पर ये जो 60 डेज है ना, ये 2 केस में 182 डेज होना चाहिए। अगर ये इंडियन क्रू मेंबर है, 60 डेज है, इन द सेंस सिंपल सा मतलब दिमाग में छोड़ दो, ये 2 कंडीशन में पॉइंट नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर 1 से ही हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन मतलब होगा आपको, ये 2 पॉइंट में ज्यादा कंफ्यूजन सारे लोग भी क्रिएट करवाएंगे। कभी भी मत सुनना, अगर ये 2 कंडीशन है, अच्छे से सुनो, अगर ये 2 कंडीशन है, इंडियन सिटीजन गोइंग टू अब्रॉड फॉर जॉब और इंडियन क्रू मेंबर, इसको सेकंड पॉइंट की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट ही देखो, पिछले साल 182 डेज है तभी उसको माना जाएगा। देखो ये टेक्निक है, पर उसको तो हमको इसे लिखना पड़ेगा, टेक्निक में बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से 182 डेज फॉलो करके रेसिडेंट हो रहा है, सही है। अगर ये सेकंड चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 डेज है एंड ये क्या हो गया, प्रीवियस 4 रिलेवेंट ईयर में भी क्या है, 365 डेज है, 365 डेज है, तभी इसको क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। पर ये 2 केस में इंडियन क्रू मेंबर हो और इंडिया का कोई आदमी फॉरेन गया जॉब करने के लिए, यहां 60 डेज कंडीशन होके 365 डेज में नहीं होगा, यहां तो मुझे 182 डेज ही चाहिए। 182 डेज ना होके ये 60 डेज रह गया, तभी रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से बोलता हूं, पॉइंट नंबर 1 इज फॉलो 182 डेज। अगर ये 182 डेज प्रीवियस ईयर में है तभी रेसिडेंट माना जाएगा,
और पिछले साल में 60 डेज है, पिछले 4 साल में 365 डेज है। देखो कंडीशन बी के लिए 2 कंडीशन है, अगर ये पॉइंट नंबर 1 फॉलोड रेसिडेंट और पॉइंट नंबर 2 फॉलोड रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 2 के लिए मुझे 2 कंडीशन चाहिए, 1 इज 60 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, 365 डेज होना चाहिए 4 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तभी हमको क्या मानेंगे, आपकी इसको रेसिडेंट मानेंगे। ये 2 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो तभी हम लोग क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। ये एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर बी में 2 एक्सेप्शन है। पहला हो गया इंडियन सिटीजन गोइंग टू अब्रॉड फॉर जॉब, सेकंड पॉइंट इज इंडियन क्रू मेंबर। ये दोनों को केस में ये 60 डेज ना होके 182 डेज ही होगा। मतलब ये बोल रहा है ये 2 केस में 60 डेज ना होके 182 डेज ही होगा। क्लियर? आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए। क्लियर? फटाफट इसको नोट आउट करवाओ। ओके, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आई थिंक ये हो गया होगा एक्सेप्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंडीशन। आई थिंक नो डाउट किसको भी बेसिक कंडीशन में डाउट नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। अभी भाई रेसिडेंट को और एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन। तू 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी तुझे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, नहीं फॉलो कर रहा है तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। तो भाई 2 एडिशनल कंडीशन क्या क्या है, एडिशनल कंडीशन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, फटाफट लिखो। एडिशनल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडिशनल कंडीशन क्या बोल रहा है, ही हैज बीन रेसिडेंट, ही हैज बीन रेसिडेंट। तुम बोलोगे सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या चाहिए, देखते हैं वो, टेंशन मत लो। ये बोल रहा है ही हैज बीन रेसिडेंट एटलीस्ट 2 years out of 10 relevant previous year. He was been resident at least 2 years out of 10 resident previous years. पहले लिखो फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फटाफट पॉइंट नंबर 1 लिखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज he has been India, he has been in India at least 730 days in 7 relevant previous year। ये क्या बोल रहा है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 7 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 730 डेज रहना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, पहले ये दोनों का बेसिक कंडीशन देख लो। पॉइंट नंबर 1 इज सेटिस्फाइड और पॉइंट नंबर 2 इज सेटिस्फाइड, देन इट इज रेसिडेंट। तुम बोलोगे सर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रेसिडेंट बोलेंगे। कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए ना, हम उसको रेसिडेंट बोल लेंगे। पॉइंट नंबर 1 सेटिस्फाइड तो पॉइंट नंबर 2 के लिए जाना नहीं चाहिए, पॉइंट नंबर नहीं हो रहा है तो पॉइंट नंबर 2 को जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 और 2 से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ये 2 कंडीशन से कोई भी एक सेटिस्फाइड हो गया उसको रेसिडेंट बोलो। दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नॉन रेसिडेंट बोलो। फिर अगर वो जो रेसिडेंट हो गया उससे और एक क्वेश्चन पूछो कि भाई तुम दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, पूरा 2 का 2 चाहिए, ये 2 से कोई भी एक हो जाए रेसिडेंट हो जाएगा, पर ये 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तभी हमको ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। ये 2 कंडीशन से कोई भी एक नहीं हुआ और दोनों का दोनों नहीं हुआ, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन करते देखो। He has been resident at least 2 years out of relevant previous year, 10 relevant previous year। 1920 का आप लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, सॉरी ये तो हो गया 2021 ना, 2021 का चाहिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा,
1920 का देखो पहले, पॉइंट नंबर 1 इज 1920, यहां से 10 साल का देखो 1920, 1890 डॉट 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 डॉट, इसे पूरा 10 साल में 10 इयर्स में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, 2021 में अगर उसका ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करवाना है तो 1920, 1819, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13, ये पूरा 10 साल में अगर 2 साल का रेसिडेंट है तभी कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। पूरा 10 साल में 2 साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। फिर यहाँ एक डाउट आता है, हमेशा बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये जो रेसिडेंट है ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा। भाई दिमाग से निकाल दो, यहाँ नहीं बोला है कि ऑर्डिनरी होना चाहिए या नॉट ऑर्डिनरी होना चाहिए। रेसिडेंट है या नहीं इसका मतलब है मुझे रेसिडेंट है फिर माना जाएगा, इसको यहाँ निकालने के लिए जरूरत नहीं है। ये 10 साल में ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो मुझे मतलब नहीं है, रेसिडेंट होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 इज ये जो 10 साल था 10 से 7 साल तक 7 इयर्स में उसको 730 डेज रहना पड़ेगा। ही हैज बीन एटलीस्ट 730 डेज। 2 कंडीशन है, रिलेवेंट 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, रिलेवेंट 7 साल में 730 डेज उसको रहना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ये 2 कंडीशन से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, एटलीस्ट 1 कंडीशन बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, रेसिडेंट। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, नॉन रेसिडेंट हो गया। फिर बोल रहा है एडिशनल कंडीशन, दोनों सेटिस्फाइड, दोनों का दोनों सेटिस्फाइड है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड नहीं है और दोनों में से दोनों सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पॉइंट नंबर ये क्या बोल रहा है, पिछले साल 182 डेज रहना चाहिए तभी उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। ये हो गया 60 डेज रहा एंड 365 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहा, तभी भी हम इसको क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। पर ये 60 डेज दो इंडिया इज एन पर्सन इज गोइंग टू अब्रॉड फॉर जॉब एंड ए क्रू मेंबर, दोनों के लिए 60 डेज काम नहीं करेगा, 182 डेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज योर ऑडिशनल कंडीशन के लिए क्या होगा, 2 कंडीशन, दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ही हैज बीन रेसिडेंट एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 10 साल में उसको 2 साल क्या होगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज 7 साल में 7 ईयर में उसको 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तभी मेरा एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड, उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और दोनों का दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार रिव्यू करके देखो, आई होप पक्का समझ में आएगा। ओके चलो हम लोग आज के क्लास में सिंपल सा चीज़ पढ़े, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, 2-4 प्रॉब्लम इसके रिलेटेड, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।